शाम के 7 बज चुके थे। कोलकाता के सेंट्रल न्यूरो हॉस्पिटल से निकलकर मैं पास की चाय की दुकान की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक सिर में तेज दर्द उठ खड़ा हुआ। यह दर्द अचानक नहीं था, पिछले 20 दिनों की चिंता का नतीजा था। पिता की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। विस्तृत सेरेब्रल हैमरेज के कारण उनके मस्तिष्क में खून जम चुका था। डॉक्टरों ने सर्जरी से साफ इनकार कर दिया था। उनकी उम्र अब उस जोखिम को नहीं उठा सकती थी। दवाएं दी जा रही थीं, लेकिन असर ना के बराबर था। उनकी आंखों में हल्की सी चेतना थी। मैं पास जाता तो वे मेरे हाथ को पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन चेहरे पर दर्द साफ झलकता। वे मुझसे हर रोज एक ही सवाल करते, इतनी तकलीफ, क्या कोई इलाज नहीं? और मैं एक झूठी दिलासा लेकर जवाब देता, दवा चल रही है बाबा, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता था कि अब सिर्फ चमत्कार की गुंजाइश थी। डॉक्टरों ने भी यही कहा था, संभव है, लेकिन शायद नहीं। इसी बीच रास्ते में मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम था दत्त अंकल, जो पटना में मेरे फ्लैट के ऊपर रहते हैं। लगा हालचाल पूछने के लिए फोन किया होगा। हेलो दत्त अंकल, कैसे हैं? मैंने कहा। उधर से आवाज आई, कैसे हैं सुधांशु भैया? बिल्कुल ठीक नहीं, आप तो जानते हैं बाबा की हालत। मैं जवाब देते हुए थोड़ा थक गया था। एक पल की चुप्पी के बाद दत्त अंकल बोले, यहाँ भी कुछ गड़बड़ हो गई है। शांति आंटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत भी ठीक नहीं लग रही। मैं चौंक गया। पूछा, क्या किसी मदद की जरूरत है? पैसे या किसी और चीज की? नहीं भैया, वो बात नहीं है, उन्होंने रुककर कहा। वो तो बस आपसे मिलना चाहती हैं। आज उनकी बेटी और दामाद आपको ढूंढते हुए आए थे। मुझसे क्यों? मैंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। शांति आंटी बस एक ही बात दोहरा रही थीं, बंगाली भैया को बुलाओ, एक बार उनसे मिलना है। मैं वहीं रुक गया। मोबाइल मेरे कान से चिपका रहा, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। क्या रिश्ता था हमारा? क्या अधूरी बात थी जो वो कहना चाहती थीं? उन्हें विश्वास है कि आपकी दी हुई दवा से वे ठीक हो जाएंगी। दत्त साहब की बात सुनकर मैं चौंक गया। क्या पागल हो गई हैं क्या? मैंने लगभग चिढ़ते हुए पूछा। उनके घरवाले भी यही कह रहे हैं, दत्त साहब ने धीमे स्वर में कहा, मगर शांति चाची टस से मस नहीं हो रही हैं। बार बार कहती हैं, बंगाली दादा की दवा जादू की तरह असर करती है। मैं कुछ पल खामोश रहा। सोचने लगा, क्या ऐसा भी होता है? दत्त साहब ने लंबी सांस ली और बोले, कुछ दिन पहले भी उनके रिश्तेदार आपको ढूंढते हुए आए थे। हमने बताया कि आप अपने पिताजी के इलाज के लिए कोलकाता गए हैं। आज फिर वही अर्जी लेकर आए थे। शांति चाची बार बार कह रही हैं, उन्हें 2 दिन के लिए बुला लो। डॉक्टर भी हंसते हैं इस बात पर, मगर आखिर में उन्होंने भी कह दिया, अगर इतना भरोसा है तो बुला ही लो, मनोबल तो बढ़ेगा। मेरे मन में पीड़ा भर आई। बोला, इतना बुला रही हैं? और वे कितनी नेक दिल और सच्ची इंसान हैं। जा पाता तो अच्छा होता, मगर क्या करूं, पिताजी की देखभाल में अकेला हूं। छोटा भाई कश्मीर में पोस्टेड है, उसे छुट्टी नहीं मिल पाई। जब वो आएगा तब पटना जा सकूंगा। पटना में मेरा खुद का फ्लैट अब तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। बिल्डर ने आधे अधूरे निर्माण में जल्दबाजी में चाबी थमा दी थी। मैं जिस किराए के मकान में रह रहा था, मकान मालिक ने उसका आधा हिस्सा बेच दिया था और खुद कोलकाता जाने की तैयारी में था। ऐसे हालात में मैंने थोड़ा जोखिम उठाया और नए अधूरे अपार्टमेंट में सबसे पहले अपनी पत्नी श्रावंती और 5 साल की बेटी के साथ शिफ्ट हो गया। वहीं काम करती थीं शांति चाची,
50 की उम्र की एक मेहनती बिहारी महिला। वो बिल्डर के साथ निर्माण में हाथ बंटाती थीं। उनका गांव पटना से 30 किलोमीटर दूर खुसरूपुर में था। वे 15 दिन में एक बार अपने गांव जाया करती। शांति चाची का अतीत भी उतना ही तकलीफदेह था। उनके पति बहुत सुंदर थे, लेकिन शराब और बिगड़े हुए जीवन शैली के कारण जल्दी ही चल बसे। शांति चाची अक्सर मजाक में कहती, सब मेरी गलती थी। राजकुमार जैसे लड़के के साथ जब काली चुड़ैल की शादी कराओगे तो वो भागेगा ही। जब एक दिन मैंने उनके बेटे को देखा तो यकीन हुआ कि उनके कहे शब्दों में थोड़ी नहीं, बहुत सच्चाई थी। जिसे लोग मजदूर कहते हैं, वो दरअसल इंसानियत की मिसाल होती है। शांति चाची में कुछ खास बात थी। मेहनती थीं, विनम्र स्वभाव की और मदद के लिए हमेशा तैयार। उनके इन्हीं गुणों ने मेरी पत्नी श्रावंती का दिल जीत लिया। श्रावंती ने उन्हें घर के काम पर रख लिया। सुबह सुबह बिल्डिंग साइट पर जाने से पहले और फिर शाम को लौटकर शांति चाची हमारे घर आ जाती। श्रावंती उनके लिए चाय नाश्ता तैयार रखती। चाय का प्याला और गर्मागर्म पकौड़े देखकर शांति चाची की आंखें चमक उठतीं। उनका चेहरा जैसे बोल उठता, अब दुनिया में भलाई बाकी है। नवंबर का आखिरी हफ्ता था। एक सुबह शांति चाची नहीं आई। श्रावंती को चिंता हुई तो उन्होंने तलाश की। देखा, एक अधूरे फ्लैट में बुखार से तप रही थीं। वह फ्लैट अधूरा था, खिड़कियों में कांच तक नहीं लगे थे। सर्द हवा की मार ने उनकी तबीयत बिगाड़ दी थी। हम उन्हें घर ले आए, दवा दी, देखभाल की। 4 दिन में तबीयत कुछ सुधरी। तब श्रावंती ने उन्हें कहा, आज से रात को यहीं रहना चाची। हमारा छोटा सा घर और 2 खाली कमरे अब शांति चाची का नया बसेरा बन गए। दिन में वो पास की दुकान से जरूरत का सामान ले आती और रात में श्रावंती के हाथ का बना खाना खाकर सो जाती। कृतज्ञता की आंच से उनका दिल पिघल गया था। बिना कहे रोटी बनाने लगी। समय मिलते ही पंखे की धूल साफ कर देती, किताबों की अलमारी चमका देती। जब मना करते तो कहती, ये मेरे भैया का घर है, मेरा फर्ज बनता है। उनकी मौजूदगी से हमें भी राहत मिली। पहले तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स और अकेलेपन का डर, अब जैसे घर में कोई अपना था। पत्नी टूर पर जाती तो भी मन को सुकून रहता। फिर एक रात करीब 2 बजे श्रावंती ने मुझे जगाया, सुनो, इतनी रात को चूड़ियों की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं भूत प्रेत तो नहीं? डरते डरते मैं ड्राइंग रूम की ओर गया। देखा, शांति चाची फर्श पर बैठी अपने पैरों को हल्के हल्के दबा रही थीं। उनकी चूड़ियों की आवाज थी जो हमारे डर का कारण बनी। मुझे देखकर वो सकुचा गईं, कहा, बहुत दर्द हो रहा था भैया, नींद नहीं आई। मैंने दर्दनाशक क्रीम दी। उनके उम्र और मेहनत को देखते हुए दर्द तो लाजमी था। शांति चाची उस दिन एक नौकरानी नहीं थीं, वो उस घर का हिस्सा बन चुकी थीं। एक भाव। कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, लेकिन उनकी कसक उम्र भर रह जाती है। एक शनिवार को शांति चाची गांव गईं। रविवार नहीं लौटी, सोमवार भी नहीं, मंगलवार भी बीत गया। बुधवार की दोपहर उनका पोता आया। बोला, दादी को पेट में बहुत दर्द है। मैंने पूछा, दवा ली? गांव वाले मेडिकल से गोली ली थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसने जो दवा निकाली वो देखकर ही अंदाजा हो गया, या तो एक्सपायरी या फिर नकली। मैंने एक पर्ची पर अच्छी कंपनी की दवा लिख दी। 3 दिन बाद शांति चाची लौट आईं, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान, वही अपनापन। भैया की दवा ने तो रामबाण जैसा काम कर दिया। इसके बाद तो छोटी मोटी कोई भी बीमारी हो, वे डॉक्टर के पास नहीं जाती, सीधे मेरे पास आ जाती।
बुखार, खांसी, मुंह के छाले, सब ठीक हो जाता। फिर बिल्डर का काम पूरा हो गया। शांति चाची का ठिकाना बदल गया। वे उनके पास रहने लगीं। अब हर रविवार को छुट्टी लेकर आती, हमारे घर का काम निपटाती और शाम तक लौट जाती। पिताजी की बीमारी के ठीक 1 महीने पहले भी आई थीं। छोटा भाई कश्मीर से लौट आया। पिताजी को अब अस्पताल से घर लाना पड़ा। डॉक्टरों ने कह दिया था, अब दवा नहीं, बस देखभाल। भाई को जिम्मेदारी सौंपकर मैं पटना लौट आया। जैसे ही फ्लैट में घुसा, चौकीदार ने एक खबर दी, शांति चाची अब नहीं रहीं। दिल जैसे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी बेटी और दामाद मिलने आए। मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। बेटी ने सिर्फ एक वाक्य कहा, मामा जी। माँ आपकी राह देखती देखती चली गईं। उन्हें पूरा भरोसा था, भैया की दवा से वो ठीक हो जाएंगी। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। शांति चाची चली गईं। लेकिन आज भी जब अकेले बैठता हूँ, तो उनकी खनकती चूड़ियों की आवाज कानों में गूंज जाती है।